हाय फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जिस टॉपिक के बारे में बात की थी वो था कूलम्ब्स लॉ कि कैसे दो चार्जेस जब एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे होते हैं तो एक दूसरे पे कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं। कैसे एक चार्ज दूसरे को अट्रैक्ट करता है, कैसे एक चार्ज दूसरे को रिपेल करता है। और हमने लास्ट अपने वीडियो में ये बात की थी कि नेक्स्ट वीडियो में हम ये चीज समझेंगे कि अगर कोई दो चार्जेस आर डिस्टेंस पे हो और उनके बीच में कोई मीडियम रख दिया जाए तो उन पे लगने वाला फोर्स कैसे चेंज हो जाता है। टॉपिक क्या है आज हमारा? ये है इफेक्ट ऑफ मीडियम। हमने ये कहा है कि अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हैं और इनके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है R, तो इनके बीच में एक फोर्स जो लगता है वो होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे Q1 Q2 दोनों चार्जेस हैं और R स्क्वायर इनके बीच का डिस्टेंस है। यहाँ जो वर्ड आया है या जो वैल्यू आई है एप्सिलॉन, हमें पहले इसको समझना होगा कि एप्सिलॉन क्या है, फिर हम मीडियम पे जाएंगे। तो एप्सिलॉन जो है ये क्या है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। अब परमिटिविटी क्या है? जैसे अगर मैं यहां हूं और आप सामने हैं और मैं आपकी तरफ अगर यूं करंट करता हूं किसी वायर को लेके तो आप तक वो करंट पास नहीं होगा। लेकिन अगर हमारे और आपके बीच में पानी हो, वाटर हो, और मैं इस साइड से वाटर में उस वायर को डाल दूं जिसमें करंट आ रहा है और उधर से आप टच में हो तो करंट आप तक फ्लो करता है। मतलब वाटर जो है वो एयर के कंपैरिजन में करंट को खुद तक आने के लिए ज्यादा परमिट करता है। तो हम ये कह सकते हैं व्हाट इज परमिटिविटी? परमिटिविटी इज द एबिलिटी टू परमिट द करंट फॉर फ्लोइंग थ्रू एनी मीडियम। व्हाट इज परमिटिविटी? दिस इज एबिलिटी टू परमिट द करंट फॉर फ्लोइंग थ्रू इटसेल्फ। मतलब किसी भी चीज के लिए हम ले सकते हैं कि खुद में से कितना वो उसको परमिट करता है फ्लो करने के लिए। अब ये जो एप्सिलॉन है ये तीन तरह का होता है। सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो है एप्सिलॉन नोट। ये लिया जाता है फॉर फ्री स्पेस, या हम ये कह सकते हैं ये हम लेते हैं एयर के लिए। एयर के लिए जो चीज ली जाती है उसको बोलते हैं एप्सिलॉन नोट। फिर आता है एप्सिलॉन, ये एयर की बजाय किसी मीडियम के लिए लिया जाता है। मतलब यहां अगर नोट है तब तो ये फ्री स्पेस के लिए है, और अगर यहां कुछ भी नहीं है तो ये लिया जाता है फॉर मीडियम, किसी मीडियम के लिए। अब अगर इनके दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें तो एक वैल्यू आती है जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन आर, या इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी? कोई मीडियम एयर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा परमिट करंट को करता है, इसको बोलते हैं उसकी परमिटिविटी। अब अगर किसी मीडियम को एयर के कंपैरिजन में हमें शो करना है तो उसको एप्सिलॉन आर से भी लिख सकते हैं और के से भी लिख सकते हैं। आमतौर पे जहां पहले से कूलम्ब्स लॉ है हम ये पढ़ते हैं F इज इक्वल्स टू के Q1 बाई आर स्क्वायर। अब यहां अगर पहले से K है, ये K अलग है और इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, तब तो एप्सिलॉन आर काम में ले लेंगे ताकि दोनों K में कंफ्यूजन नहीं हो। तो जिन फॉर्मूलों में पहले से K नहीं है वहां इस K को काम में ले लिया जाता है। हमें क्या पढ़ना है आज कि अगर दो मीडियम्स के बीच में एयर की जगह पे हम कोई मीडियम रिप्लेस कर देते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर हो, या इसी को हम किससे लिख रहे हैं? के से। अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी, या इसी को एक दूसरा नाम हमने लास्ट वीडियो में जिसकी बात की थी इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक। आमतौर पे दोनों सेम चीजें हैं, अप्रोक्सीमेट सेम है, जरूरी नहीं है हम इनको एक ही मान लें। मतलब जो एप्सिलॉन आर है, या इसको एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट हमने कहा, इसको के नाम दिया है। ये एप्सिलॉन आर जो है इसको हमने नाम दिया है रिलेटिव परमिटिविटी, और ये जो के है इसको हम बोलते हैं
डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी भी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट या एप्सिलॉन आर हम यहाँ पे लगभग एक जैसा ले सकते हैं। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? एबिलिटी ऑफ पोलराइजेशन, किसी ऑब्जेक्ट में कितना पोलरिटी खुद में जनरेट करने का पावर है, कितना जल्दी वो पॉजिटिव और नेगेटिव खुद पे लेके आता है, इसको बोलते हैं उसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। मीन्स अभी ये न्यूट्रल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आते हैं तो कितना जल्दी इस पे पोलरिटी आता है, मतलब एक तरफ पॉजिटिव आता है और दूसरी तरफ नेगेटिव आता है। इस पोलरिटी को खुद पे जनरेट करने का जो पावर है उसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। अब हमें क्या समझना है, F इज इक्वल्स टू, यहां पे अगर Q1 और Q2 दो चार्ज हो, कुछ दूर बना देते हैं इनको, ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 है, ये Q2 है, और इनके बीच में अगर कोई मीडियम रखा हुआ है, मान लो K, तो यहां तो जो फोर्स हम लेते हैं वो लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर इसी फोर्स को यहां ले लिया जाए तो फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। याद रखना है कंप्लीट फिजिक्स में जहां कहीं भी, कंप्लीट फिजिक्स जहां कहीं भी K काम में आए या एप्सिलॉन आर काम में आए, इसको हमेशा एप्सिलॉन नोट के पास में लिखते हैं। क्या डिनोट कर देते हैं? एप्सिलॉन आर विल बी यूज्ड नियर बाई एप्सिलॉन। कोई भी फॉर्मूला जिसमें शुरू में एप्सिलॉन नोट आता हो, अगर वहां पे कोई मीडियम रखा जाता है तो उस मीडियम को डायरेक्ट हम इसके पास में नोट कर देंगे। तो हम यहां लिख सकते हैं, अगर K रखा है तो K रख सकते हो, और एप्सिलॉन आर रखा है तो एप्सिलॉन आर रख सकते हो। तो अगर दो चीजों के बीच में, अगर दो चार्जेस के बीच में पहले फोर्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, तो अब जो नया फोर्स है उसमें K से डिवाइड कर देते हैं। देखो हुआ क्या है, जो नया फोर्स है वो हो जाता है F अपॉन K। इनिशियली जो फोर्स था उसको हम K से डिवाइड कर देंगे। अब या हम शॉर्ट में इसको यूं कह सकते हैं, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 Q1 Q2। लेकिन फोर्स तो चेंज हुआ है, यहां F है तो यहां आप क्या कह सकते हो, F डैश K से डिवाइड हुआ है। क्या हुआ है? K से डिवाइड। तो हम क्या कहते हैं, वी कैन से दैट न्यू फोर्स इज F डैश इज इक्वल्स टू F बाई K। जो इनिशियल फोर्स था उसको हमने किससे डिवाइड कर दिया है? K से। या क्या कह सकते हैं, फोर्स की वैल्यू अगर K से डिवाइड होती है तो इनिशियली जो फोर्स था वो पहले से कम हो जाएगा। अब जो फोर्स है वो इनिशियल फोर्स से कम हो जाएगा। मींस F इज डिक्रीज्ड, F कम हो गया है। तो F कम होने का हम एक डायरेक्ट मतलब ये ले सकते हैं, चार्ज तो चेंज हुए नहीं है, ये चेंज हुआ नहीं है, R जो है वो चेंज हो गया है। मतलब ये डिस्टेंस कुछ चेंज हो जाती है, दिखती उतनी ही है, लेकिन मीडियम की वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो नया है R डैश डिस्टेंस जो है वो KR स्क्वायर के इक्वल हो गया है। ये नहीं समझ में आता है तो देखिए क्या हुआ है, जो नया यहां पे आ रहा है वो आ रहा है KR स्क्वायर। ये किसकी जगह पे आया है? R स्क्वायर की जगह पे। मान लो ये डिस्टेंस R डैश की तरह काम में आई है, तो हमें लेना क्या था? स्क्वायर। तो ये किसके बराबर मान सकते हैं? KR स्क्वायर के। दोनों तरफ रूट अगर कर दें तो हम लिख सकते हैं कि जो नया इफेक्टिव डिस्टेंस है वो R डैश R रूट K के इक्वल हो जाता है। हम क्या कहते हैं? फोर्स कम हो गया है या डिस्टेंस बढ़ गया है। कितना? अगर आपने K डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूज लिया है तो ये R रूट K हो जाता है। ये हमने क्यों पढ़ा है? यहां से तीन तरह के केस हमारे सामने आ सकते हैं। मैं नोट कर देता हूं आपके लिए भी कि अगर कोई दो चार्ज जिनके बीच एयर हो तब जो फोर्स लगता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
अगर इन दोनों के बीच, ये Q1 है ये Q2 है, कोई मीडियम भर दिया जाए कंप्लीटली, जिसको K बोलते हैं, डिस्टेंस R है, तो आएगा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और K से कर देंगे डिवाइड। ये दोनों चीजें आ चुकी है। और यहां से हमने रिजल्ट किया है कि जो R है वो चेंज हो जाता है R√K में, जो नई डिस्टेंस है वो ये हो जाती है, या हम कह सकते हैं R चेंज टू R√K। तो ये क्यों लिखा है हमने? मान लो एक चार्ज ये है और दूसरा चार्ज ये है, और इनके बीच में कोई मीडियम पार्शियली रखा गया है, जिसकी थिकनेस है T और डाइलेक्ट्रिक है इसका K। अब अगर कंप्लीट डिस्टेंस R थी तो अभी भी एयर यहां है और यहां है, तो एयर जो है वो है R माइनस T में, तो इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं, चेंज होगा ये T। जिस तरह R√K में चेंज होता है, क्या कहा हमने? जिस तरह R√K में चेंज होता है, उसी तरह T जो है T चेंज टू T√K। तो अब जो इफेक्टिव फोर्स होगा वो क्या लेंगे? F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2। एयर कितने में है? R माइनस T में है, और जो मीडियम है वो क्या हो गया? T√K, R माइनस T प्लस T√K, और इस डिस्टेंस का क्या लिया जाता है? स्क्वायर। ये तीनों केस आपको अच्छे से ये एक्सप्लेन करते हैं। आप कोई भी एग्जाम देते हैं, कोई मैटर नहीं करता, आप जेईई देते हैं, नीट देते हैं, एनडीए या और कोई भी एग्जाम, एयरफोर्स, नेवी, जिसमें भी फिजिक्स आएगा, उसमें याद रखें कि कूलॉम्स लॉ पे मीडियम बेस्ड 3 तरह के सवाल आ सकते हैं। फर्स्ट जिसमें एयर हो, दूसरा जिसमें मीडियम हो, K से डिवाइड कर देंगे, और तीसरा जिसमें पार्शियली मीडियम हो, तो इसको R माइनस T प्लस T√K लिख देंगे। ये तो एयर का पार्ट है जो चेंज नहीं हुआ, और T जो है वो चेंज हुआ है T√K में। ये था किसी मीडियम का दो चार्जेस के बीच जो कूलॉम्स लॉ लगता है उस पर क्या इंपैक्ट आता है। यहां अपना कूलॉम्स लॉ खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टार्ट करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो आगे के चैप्टर के किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब तक चलेगा तब तक बार बार कूलॉम्स लॉ को काम में लिया जाएगा, और इसको अगर आप समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।